गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या का क्या महत्व है। ठीक है, दैनिक दिनचर्या मतलब हम रोज़ क्या करते हैं, तो उसका क्या महत्व है, कैसी होना चाहिए। तो दैनिक दिनचर्या का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमारे समय का सदुपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। पहले, दैनिक दिनचर्या हमें अनुशासन सिखाती है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि दिनचर्या हमको क्या सिखाती है, हमको अनुशासन सिखाती है। ठीक है, इन विच सेंस लाइक नियमित समय पे जागना, सोना, कार्य करना हमें एक व्यवस्थित जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, इससे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फ्रैंकल की किताब, अब ये चीज़ें हमको याद होना चाहिए। जैसे फ्रैंकल की किताब, फ्रैंक दैनिक दिनचर्या से याद करना। दैनिक दिनचर्या हम किसकी याद करेंगे, फ्रैंकल की किताब। फ्रैंकल की किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में बताया गया है कि जीवन में उद्देश्य और अर्थ की खोज में अनुशासन महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि दूसरा एक सुव्यवस्थित दिनचर्या तनाव को कम करती है। जब हमें पता होता है कि हमें कब क्या करना होता है, तो हमें अनिश्चितता और हम चिंता से बच जाते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। राइट, मतलब कम संसाधनों में अधिक उपयोग जब कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिवनेस। ठीक है, तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम हो गया, संतुलित आहार हो गया, पर्याप्त नींद हो गया, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। द एम ऑफ लाइफ के जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शरीर स्वास्थ्य का महत्व बताया गया है। मतलब शरीर में स्वस्थ मन का वास। अंत में देखा जाए तो दिनचर्या हमारे जीवन में संतुलन लाने में मदद करती है। काम और आराम के बीच सही संतुलन हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में सहायक होता है। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिला के हम कह सकते हैं दिनचर्या होती है वह हमें एक संगठित, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए सहायता करती है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं का अर्थ बताइए। ठीक है, स्वयं का अर्थ क्या होता है और आत्मावलोकन अभ्यास द्वारा स्वयं की क्षमताओं और कमियों को हम कैसे पहचान सकते हैं और कमियों को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं का अर्थ होता क्या है। तो स्वयं का अर्थ है अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व और अपना अस्तित्व को समझना। हम जो डिज़र्व करते हैं, क्या हम हमारे पास वो है, तो वो स्वयं को, हम अपने अस्तित्व, हमारी अस्मिता को समझना। ठीक है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हम वही है ना, जो हमारे विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, हम वही सब करते हैं जो हम हैं, तो वे सब क्या है, उसका प्रतिबिंब होता है। आत्मावलोकन या आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी क्षमताओं और कमियों को पहचानते हैं। तो ये हमारा आत्मावलोकन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आत्मावलोकन के माध्यम से स्वयं की पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ध्यान और मनन करके, है ना, मतलब हम ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं खुद के बारे में। नियमित ध्यान करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे हमें अपनी मानसिक स्थिति की बेहतर समझ मिलती है कि हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जर्नलिंग के लिए हम अपने विचारों और अनुभवों को लिखने से अपनी प्रतिक्रिया और व्यवहारों का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं 10th क्लास में एक डायरी लिखना स्टार्ट करी थी, लेकिन अब जब मैं उस डायरी को पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है। ठीक है, क्योंकि उस समय मेरा व्यवहार अलग था और अब मेरा व्यवहार अलग है। ठीक है, तो यह हमें हमारी क्षमता और कमियों को पहचानने में मदद करता है। फीडबैक, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिस समय जब आप बच्चे हैं तो आपका दिमाग बच्चे टाइप ही होता है, तो आप लिखते भी बच्चों तरीके से ही हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ हंसने वाली बात नहीं थी, पर वो एक ऐसा है कि जनरल मैंने आपको बता दिया कि हम उससे क्या होता है, हम खुद के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, हम कितने चेंजेस आए हैं। देन फीडबैक की बात करें, दूसरों से ईमानदार फीडबैक प्राप्त करके भी हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। दूसरों से पूछ सकते हैं कि बता यार मैं कैसी हूँ। ठीक है, कोई बता सकता है कि मतलब मैं कैसी हूँ, या किसी को देख के हम बता सकते हैं ना कि हाँ मतलब इसको देखो ये कितनी दयावान है। ये तो कम ही लोग बोलते हैं, ये लोग जरूर बोलते हैं कि देखो इसमें कितना एटीट्यूड भरा है, ज़्यादा होशियार बन रही है। तो ये भी क्या है, आत्मनिरीक्षण का एक हिस्सा है जो हमें हमारी कमज़ोरी और सुधारों के क्षेत्र का पता लगा सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब अपन नहीं बोलते हैं कि मतलब ठीक है, लेकिन वो खुद की गलती मानती ही नहीं है, तो ये उसका निरीक्षण हुआ ना, तो दूसरों के द्वारा भी उसका निरीक्षण किया जा सकता है। कमियों को दूर करने के उपाय, आप कैसे कमियों को दूर कर सकते हो।
ठीक है, सबसे पहला तो आप लक्ष्य निर्धारण स्पष्ट कर दो। आप चाहते क्या हो ये आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। नियमित अभ्यास करें। किसी भी नई आदत या कौशल को विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। उदाहरण के लिए समय प्रबंधन में सुधार के लिए हर दिन एक योजना बनाना। ठीक है, हर दिन अगर आप योजना बनाएंगे तो देखना आपकी योजना दिन ब दिन सुधरती जाएगी। जैसे अगर मैं सिर्फ ऐसे वीडियो की बात करूँ तो पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, बट जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भैया इसमें ये सब फीचर्स भी होते हैं, तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ को करते जाएंगे तो आपको उसके तरीके पता होने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम सीधे सीधे तौर पे एक और चीज़ बताऊँ बिल्कुल साधारण उस पर। जैसे हम कोई डिश बनाते हैं, ठीक है, कोई डिश बनाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार कितना क्या डालना है, हमको अंदाज से डालते हैं, फिर नाप के जो भी डालते हो, तो उसमें जो डिश में कुछ गलती होती है तो हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को सुधारते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमको आदत हो जाती है कि उस चीज़ को ऐसे बनाना है। नेक्स्ट, समर्थन प्रणाली। एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करें जिसमें परिवार, मित्र, सलाहकार शामिल हो। ये लोग आपको प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कमियों को ऐसे सुधार सकते हो। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपको सुधार में हेल्प करे। ठीक है, आपके ऐसे मित्र होना चाहिए, आपका परिवार ऐसा होना चाहिए, कुछ सलाहकार आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, जो लोग आपको खुद को बेहतर बनाने में हेल्प करें। फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियस मैंने अभी बताया, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। स्वस्थ शरीर और मन से आप अपनी कमियों पर बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, और शिक्षा और प्रशिक्षण, कोई दो राय की बात नहीं है। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप कुछ बेहतर बनते हैं। ठीक है, तो नए स्किल सीखने और पुराने को सुधारने के लिए निरंतर शिक्षा प्रशिक्षण में भाग लें। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कमियों को दूर करने में, क्योंकि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा हमें हमको बताती है कि हम कितने सही हैं, क्योंकि हम हर दृष्टि से तो हर चीज़ को नहीं देख सकता कोई भी इंसान। ठीक है, तो जब वो शिक्षित होता है तो मतलब मैं पहले आरक्षण का विरोध करती थी, बट अगर जब मुझे पता चला है, मतलब जब मैं सुनती हूँ, आंकड़े देखती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसका विरोध नहीं करूँगी। कुछ हद तक नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ में आज भी मैं खैर विरोध करती हूँ आरक्षण का, लेकिन हाँ, आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं आरक्षण की बात करूँ तो उसमें स्त्री आरक्षण को नहीं भूलना चाहिए हमें। स्त्रियों को भी आरक्षण दिया जाता है। जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जो खुद को मिल रहा है उसको भी देखना चाहिए कि हमको क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, सो इन उपायों से आत्मावलोकन और निरंतर प्रयास के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारा समग्र विकास होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो क्या होगा, हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, जिससे क्या होगा, हमारा समग्र विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान क्या है, ध्यान कितने प्रकार का होता है। अब ध्यान को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, सबसे पहले ध्यान को क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, एक मानसिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए करते हैं हम लोग। किस किस के लिए करते हैं हमको पता होना चाहिए। एक मानसिक स्पष्टता के लिए, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, मानसिक स्पष्टता के लिए। भावनात्मक शांति के लिए, हम शांत होने के लिए भी ध्यान करते हैं। और उसके अलावा आंतरिक संतुलन प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं। ठीक है, ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी विचारधारा को स्थिर करता है और अपनी मानसिक अवस्थाओं को शुद्ध और सशक्त बनाता है। राइट, वो थोड़ा सा एक चीज़ पे कंसंट्रेट होके सोचता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या क्या सोचता हूँ या मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ध्यान हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम सांस पे ध्यान, इसको बोलते हैं विपश्यना। क्या बोलते हैं, विपश्यना। तो सांस पर ध्यान देते हैं। इस विधि में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसों के आगमन और निर्गमन को महसूस करते हुए ध्यानस्थ रहते हैं। ठीक है, यह विधि मानसिक स्पष्टता और शांति को बढ़ावा देती है। क्लियर है, तो ये सांस वाला सबको पता है। मंत्र ध्यान, ये आप लोग करते होंगे अधिकतर। ठीक है, तो इस विधि में हम किसी मंत्र या ध्वनि का जाप करते हैं, चाहे हम गायत्री मंत्र का कर रहे हो, ओम का कर रहे हो, या वॉटेवर आप किसी का भी ध्यान कर रहे हो, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मंत्र की पुनरावृत्ति से मानसिक एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। उसके बाद है चलन ध्यान, माइंडफुलनेस। इसमें ध्यान में व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण की पूरी तरह जागरूकता में होता है। हम जो कर रहे हैं, जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या मेरा पूरा ध्यान यहीं है, तो वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक अगर मैं हूँ तो यह विधि व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं का निरीक्षण करने में मदद करती है। अगर मैं अपना ध्यान इसी पे बना के रखूँ जो मैं कर रही हूँ,
तो मैं अपनी विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को एक ही जगह पे केंद्रित कर सकती हूँ। ठीक है, हालांकि मैं भी बताऊँ तो मेरा पूरा भी चलन ध्यान नहीं है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर की आवाज़ों पे भी रहता है कि पता नहीं आप लोगों को क्लियर आ रही है भी नहीं आ रही है। ठीक है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा ज़्यादातर आपको समझा दूँ। उसके बाद प्रेम भावना ध्यान, तो यह ध्यान में व्यक्ति प्रेम, करुणा और शुभकामनाओं में पर अपने या दूसरों के लिए प्रकट करता है। यह विधि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है, तो ये प्रेम भावना ध्यान होता है। ठीक है, तो इसमें हम सकारात्मक भावनाएं आती हैं, जैसे अगर माता का अपने बच्चे के प्रति, बच्चा कुछ कर रहा है, उसको देखकर अंदर से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, भावनाएं होती हैं संतुष्टि की, तो वो प्रेम भावना ध्यान होता है। कुंडलिनी ध्यान, आजकल मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ। कुंडलिनी ध्यान के बारे में 7 स्टेप होती है। ठीक है, मतलब मानव शरीर में पैरों से स्टार्ट होकर ये मस्तिष्क तक जाती है, और जब मस्तिष्क तक चली जाए तो बोलते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं उसकी 3rd आई ओपन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब मुझे बीच में तो बहुत ज़्यादा आ गया था इसके बारे में सर्च करने के लिए, बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में सर्च करी थी, फिलहाल तो मैंने छोड़ दिया है। तो और मैं आपको बता दूँ, इस ध्यान को अगर आप भी सोचो सर्च करने का, तो भैया ये ध्यान थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क वाला है। इसमें व्यक्ति अगर ध्यान ढंग से नहीं करे तो पागल हो जाता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। कुंडलिनी ध्यान, कुंडलिनी एक्चुअली में बोलते हैं कि जो मानव शरीर ना ऐसा वाला, तो कुंडलिनी ध्यान चलता है इस प्रकार से, मतलब कुंडलिनी ये सर्प के जैसा, तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का वास होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसमें, तो कुंडलिनी ध्यान इसको बोलते हैं। तो यह ध्यान विधि में शारीरिक और सांस की तकनीकों का प्रयोग करके शरीर की ऊर्जा को जागृत किया जाता है। यह विधि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने में हेल्प करती है। ये ध्यान वो होता है, यह ध्यान क्या करता है, हमको हेल्प करता है, मतलब हम इस ध्यान की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने संवेदनों को, हमारी जो संवेदना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कोई भी तीसरा बंदा आके हमको उससे डाइवर्ट नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो हम बोल सकते हैं पूरी बॉडी, हम बॉडी और जो रहती है बॉडी के ऑर्गन्स भी, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ऑर्गन्स इन आई मीन माइंड एंड हार्ट, राइट। फिर होता है ज़ेन ध्यान, ये जापानी ध्यान है, ज़ेन नाम से लग रहा है। यह ध्यान विधि जापान से उत्पन्न हुई है। इसमें व्यक्ति एक आरामदायक मुद्रा में बैठकर अपने विचारों को शून्य करने का प्रयास करता है। इस पर सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आराम की मुद्रा में बैठे हो या आप लेटे हो, इस प्रकार का ज़ेन ध्यान होता है, और आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो। तो ये भी एक ध्यान देने का ध्यान करने की विधि होती है। ठीक है, ध्यान के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, तनाव को कम कर सकता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति एकाग्रता, सहनशीलता और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ये है प्रतिस्पर्धा जो ऐसे एरो में चलती है, ये इसके विरुद्ध है और ये इसके विरुद्ध है। और सहयोग क्या है? सहयोग ये है जो एक दिशा में चलता है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा की बात करें तो दोनों ही सामाजिक और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण घटक है। यह अवधारणाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण प्रभावित करती है। दोनों ही क्या करती है? हमारे व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अगर हम सिर्फ प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें क्या है? एक लक्ष्य है पर वो एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, इनका उद्देश्य श्रेष्ठता हासिल करना होता है, दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग में ये फिर से मैंने बता दिया, फ्रैंकल उसमें भी आए थे कि जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हम अपनी क्षमताओं को अधिकतम, है ना, हम अपनी क्षमता से अधिकतम जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के प्रेरित करती है। हालांकि प्रतिस्पर्धा तनाव और मानसिक थकावट का भी कारण होती है। ओके, सो हम लोग ने प्रतिस्पर्धा देख लिया था कि ये मानसिक तनाव और मानसिक थकावट भी पैदा करती है। ठीक है, अगर हम सहयोग की बात करें तो सहयोग क्या है? सहयोग सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समूह एक साथ मिलकर एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति। इसमें भी क्या है? साझा लक्ष्य है, किंतु वो क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, इसमें मेनली बात करें तो सहयोग में आपसी समझ, समर्थन और साझा संसाधनों का उपयोग होता है।
एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर लाइफ में जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सहयोग व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे समाज में बेहतर ढंग से जीने की शिक्षा देता है बल्कि हमारी संवेदना और सहनशीलता में भी वृद्धि करता है। ठीक है, सो अंतर की बात करें तो दोनों के अंतर है क्या है। जो प्रतिस्पर्धा है उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करना मेन हमारा काम है, जबकि सहयोग में हम साझा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रक्रिया की बात करें तो प्रतिस्पर्धा में मैंने बताया जैसे कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, जबकि सहयोग में हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रभाव की बात करें तो प्रतिस्पर्धा का जो प्रभाव है नॉर्मली उसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है, उत्तेजना और प्रेरणा भी रहती है अगर हम जीतते हैं तो। ठीक है, हारते हैं तब भी कभी कभी हमें प्रेरणा और उत्तेजना मिलती है, बट इसमें संघर्ष और तनाव दोनों रहते हैं। ठीक है, वही हम सहयोग की बात करें तो इसमें आपसी समर्थन, समझ और सामंजस्य और कभी कभी धीमी गति से प्रगति होती है, क्योंकि हम अपनी पूरी क्षमता से या फिर आगे बढ़ने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। परिणाम की बात करें तो प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो नॉर्मली व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, जबकि सहयोग में सामूहिक सफलता होती है। ठीक है, एजुकेशन फॉर पीस में एनसीईआरटी बताता है कि सहयोगात्मक शिक्षा व्यक्ति में शांति और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देती है, जबकि लिटिल प्रिंसेस में एंटोनी डी सेंट एक्सप्री दर्शाते हैं कि सहयोग और मित्रता जीवन की जटिलताओं को सरल और आनंदमय बना सकते हैं। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम उन्हें संतुलित रूप से अपनाना आवश्यक है ताकि हम न केवल व्यक्तिगत उन्नति कर सकें बल्कि समाज में सामंजस्य पूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकें। सो एट द एंड हमको क्या निष्कर्ष बताना है कि भैया प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य जो है दोनों ही महत्वपूर्ण है। सहयोग स्वयं के विकास में भय और सहयोग का क्या योगदान है। ठीक है, तो भय भी ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम के लिए डरते हैं तभी तो हम पढ़ते हैं। और ठीक है, सहयोग तो खैर पता ही है। ठीक है, तब हम एक एक करके बात करें तो स्वयं के विकास में भय और सहयोग दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों तत्व हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा हमारा भय और सहयोग को प्रभावित करेगा हमारा सामाजिक जीवन। ठीक है, भय का योगदान क्या है पहले ये देखते हैं। भय एक प्राकृतिक भावना है, ऑब्वियस हमारी एड्रेनल ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन, उससे हमको भय का फील होता है, जो हमें संभावित खतरों चुनौतियों के प्रति सचेत करता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग में फ्रिंकल वैक्टर बताते हैं कि भय हमें अपने अस्तित्व और जीवन के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, डर हमको प्रेरित भी करता है। भय का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, उनको पार करने का प्रयास कर सकते हैं। भय हमें सतर्क और तैयार रखता है, हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अत्यधिक भय हमारे विकास में बाधित करता है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण में देखना भय को आवश्यक है। ठीक है, डर बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पूरा कोरिलेट कर लो इसको तो, कि भय क्या करता है, हमको सतर्क करता है, तैयार करता है। ठीक है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए हम अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बार हुआ है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो भय जो डर है, डर हमको बोलता है कि भैया पूरे 4 मिनट को पढ़ लो, एक बार तो पढ़ लो। ठीक है, तो ये डर है। क्लियर है। सहयोग की बात करें तो सहयोग में तो बहुत सारा है कि सहयोग हमारे व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ में जे.एस. कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सहयोग न केवल सामाजिक कौशल सिखाता है बल्कि हमारी संवेदनशीलता और सहनशीलता को भी बढ़ाता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम नए दृष्टिकोण, नए विचारों को सीखते हैं। सहयोग हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ये ऊपर जितने हमने पोथी पढ़ी थी उसको मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। और मैनी स्लेव्स में एस दलाल बताते हैं कि सहयोगात्मक संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमें भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन, भावनात्मक सुरक्षा मिलती है ना हमें कि मेरे से नहीं हुआ तो ये संभाल लेगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सारांश की बात करें तो स्वयं के विकास में भय और सहयोग दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भय हमें चुनौतियों के लिए तैयार करता है और हमारी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। राइट, हम अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है कि हम किस सीमा तक कर सकते हैं, पर भय हमें तैयार करता है अपनी सीमाओं को पार करने के लिए, जबकि सहयोग हमें समर्थन और प्रेरणा और नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। दोनों तत्व मिलकर हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने व्यक्तित्व और सामाजिक क्षमताओं को अधिकतम कर सकते हैं। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? ठीक, व्यक्तित्व
पर्सनालिटी क्या होता है? हाँ, मेरी पर्सनालिटी आप किससे पूछो तो क्या होगा? तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति की अद्वितीय विशेषता को संकेत करता है। एक व्यक्ति कैसा है, अगर मैं बोलूँ एक व्यक्ति कैसा है, वह उसको दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो उसकी अद्वितीयता और उसकी विशेषता को बताता है। यह उसकी व्यक्तिगत स्वाभाविकता, व्यवहार और सोच का समूह होता है जो दूसरों से अलग और पहचाने जाने से बनता है। व्यक्तित्व अनुकूलन और स्थिरता का एक मिश्रित भावना होती है जो व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को प्रकट होती है। देखा जाए तो व्यक्तित्व हमारे व्यवहार और हम जो करते हैं उसी से प्रकट होता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, व्यक्तित्व अलग अलग आयाम होते हैं। जैसे व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले मानसिक एक आयाम होता है। आयाम मतलब अलग अलग प्रकार से हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं कि एक दृष्टिकोण है मानसिक। ठीक है, मानसिक आयाम में विचार मानसिकता, व्यक्तित्व का यह आयाम उसके विचार, धारणाओं, मानसिक प्रक्रियाओं की संकेत करता है। यह उसके ज्ञान, विश्लेषण क्षमता और समस्याओं का सामना करने का, मतलब जितना हमारा दिमाग से काम चल रहा है वो सब हमारी मानसिक आयाम है। नेक्स्ट हमारे भावनात्मक आयाम की बात करें तो भावनात्मक आयाम जो है यह व्यक्तित्व के भावनात्मक स्वरूप को दर्शाता है कि आप कितने संवेदनशील हो, कितने सहानुभूति है आपके अंदर, आपके भावनाओं का समूह क्या कहता है। ठीक है, आप में भावनाओं की स्थिति को समझने में ये सब उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, शारीरिक आयाम होता है स्वास्थ्य शरीर की बात करें तो व्यक्तित्व का यह आयाम उसके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और शारीरिक क्षमताओं के प्रति प्रतिस्पर्धा को संकेतित करता है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है उसका शारीरिक आयाम बताता है कि उसकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसा था, उसकी ऊर्जा कैसी है, उसकी शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं, तो ये व्यक्तित्व है। सामाजिक वही सोशली वो कैसा है, संबंध और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो व्यक्तित्व का यह आयाम उसके सामाजिक संबंध, समाज में स्थान, समाजी प्रभावों को संकेतित करता है। यह उसके सामाजिक और आधारित मूल्यों को समझने में हेल्प करता है। व्यक्तित्व के गुण की बात करें तो एक साहसिकता व्यक्तित्व के अंदर होती है। व्यक्तित्व की साहसिकता उसकी उत्कृष्टता और विशेषता को स्थापित करती है जो उसे अद्वितीय बनाती है। ठीक है, व्यक्तित्व में समझदारी इसकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। संवेदनशीलता, समर्थनीयता, देखा जाए तो अगर ये वही हो गया, ये अद्वितीयता आ जाएगी। समझदारी जब हम मानसिक आयाम की बात करते हैं, संवेदनशीलता जब हम भावनात्मक आयाम की बात करते हैं, समर्थनीयता जब हम सामाजिक आयाम की बात करते हैं। ठीक है, तो इन आयामों और गुणों के संयोजन से व्यक्तित्व एक अद्वितीय और समृद्ध सामाजिक प्रतीक होता है जो हमें उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है हम उसी हिसाब से, उसी गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक गाना है ना, जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। ठीक है, सुनना बहुत अच्छा गाना है इनका, तो मुझे पसंद ही है। आरंभ प्रचंड तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है चिंतन का अर्थ बताइए। चिंतन बताइए, चिंतन हो रहा है आप लोगों को? चिंतन की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले बताते हैं भैया चिंतन होता क्या है। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है। ओके, सो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, कल पढ़ते हैं हमें। ठीक है, इसमें मैं आपको एटलीस्ट 17 क्वेश्चन करवाऊँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है तो बताइएगा मुझे ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।